भारत के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र। अडानी ग्रुप नहीं, भारत को किया गया है टारगेट। भारत की अर्थव्यवस्था पर चोट मारने की कोशिश। क्या है अडानी स्कैम की सच्चाई? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। दोस्तों, जब अडानी भारत का अब तक का सबसे बड़ा एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लेकर आने वाला था, उसे ठीक 48 घंटे पहले एक अमेरिकन रिसर्च कंपनी द्वारा रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, जिसके बाद से सारा खेल ही पलट जाता है। जिसके बाद भारत ही नहीं पूरी दुनिया में तहलका मच जाता है और पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट हिल जाती है। एसबीआई और एलआईसी जैसी बड़ी कंपनी को करोड़ों का नुकसान होता है। अकेले अडानी ग्रुप को लगभग 65 से 70 बिलियन डॉलर का नुकसान होता है। आखिर क्या था इस रिपोर्ट में? कौन है इस रिपोर्ट को पब्लिश करने वाली ये अमेरिकन रिसर्च कंपनी? क्या दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी सच में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की सबसे बड़ी ठगी कर रहा है? चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट के बारे में बात करने से पहले बात कर लेते हैं इस रिपोर्ट को लाने वाली ऑर्गेनाइजेशन यानी कि हिडनबर्ग के बारे में। दोस्तों, हिडनबर्ग की कहानी शुरू होती है 6 मई 1937 से, जब जर्मनी का एक एयरशिप जिसका नाम था हिडनबर्ग, उसमें आग लग जाती है और उसमें सवार 35 लोगों की जान चली जाती है। ये दुनिया के सबसे बड़े हादसों में से एक गिनाता है और इस हादसे को मैन मेड डिजास्टर कहा जाता है, यानी इंसानों की गलती से हुआ हादसा। इस हादसे को रोका जा सकता था क्योंकि इसमें जरूरत से ज्यादा हाइड्रोजन गैस थी और 100 लोगों को दुनिया के सबसे ज्वलनशील यानी कि फ्लेमेबल मटेरियल पर बिठाकर भेजना सबसे बड़ी गलती थी। नेथन एंडरसन, जो कि इजरायली नागरिक है और एक जमाने में एम्बुलेंस चलाते थे, इन्होंने हिडनबर्ग के हादसे के नाम से 2017 में एक कंपनी स्टार्ट की और जिसका नाम रखा गया हिडनबर्ग रिसर्च कंपनी। नेथन के अनुसार जिस तरह से हिडनबर्ग का हादसा मैन मेड था, जिसमें इंसानों की गलती थी, जिसे रोका जा सकता था, ठीक उसी तरह इनकी कंपनी ऐसे फाइनेंशियल डिजास्टर जिसमें लोगों का नुकसान होने वाला है, उनके ऊपर रिसर्च करके उनको रोकती है और लोगों का पैसा डूबने से बचाती है। दोस्तों, हिडनबर्ग रिसर्च कंपनी जो कि दुनिया में होने वाले फाइनेंशियल डिजास्टर को ढूंढने का दावा करती है, ये कोई समाज सेवा नहीं करती बल्कि शॉर्ट सेलिंग के जरिए बहुत सारा प्रॉफिट कमाते हैं और ये प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा होता है। अभी शॉर्ट सेलिंग क्या है तो पहले इसको समझते हैं। दोस्तों, फॉर एग्जांपल एक इन्वेस्टर है जिसके पास 10 रुपए है और वो शेयर मार्केट में जाता है और वहां से एक शेयर परचेज कर लेता है जिसकी वैल्यू है 10 रुपए। वो शेयर को होल्ड करके रखता है, 2 दिन बाद शेयर की वैल्यू 12 रुपए हो जाती है और वो सेल करके 2 रुपए का प्रॉफिट कमा लेता है। इस प्रोसेस को नॉर्मल ट्रेडिंग कहते हैं। लेकिन एक प्रोसेस वो भी होता है जब शेयर की वैल्यू कम जाती है और आपको प्रॉफिट होता है, इसी को शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। इस प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या है, इन्वेस्टर अपने ब्रोकर के पास जाता है, उससे शेयर उधार ले लेता है। और दोस्तों, यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि इन्वेस्टर ने पैसा उधार नहीं लिया है, उसने शेयर ही उधार लिया है, तो उसको शेयर ही रिटर्न करना है। लेकिन उस इन्वेस्टर को यह पता है कि एक पर्टिकुलर डेट में, चाहे एक हफ्ते बाद या फिर 10 दिन बाद या 2 दिन बाद, उस शेयर की जो वैल्यू है वो 8 रुपए पे हो जानी है और उसके 100% श्योर है। तो वो क्या करता है, एक शेयर उधार ले लेता है अपने ब्रोकर से और फिर मार्केट में जाके उस शेयर को बेच देता है। इससे उस इन्वेस्टर के पास 10 रुपए आ गए और उसके बाद वो वेट करता है उस पर्टिकुलर डेट की जिसमें उस शेयर के जो वैल्यू है वो 8 रुपए पे जानी है। जैसे ही वो वैल्यू 8 रुपए पे जाती है, वो फिर मार्केट में जाकर एक शेयर परचेज करता है और अपना जो ब्रोकर है जिससे उसने शेयर उधार लिया था उसको वापस कर देता है और इस पूरे प्रोसेस में भी उसको 2 रुपए का बेनिफिट हुआ। इसी को बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। दोस्तों, आपको समझाने के लिए मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है। जो प्रॉफिट होता है लाखों करोड़ों में होता है और हिडनबर्ग रिसर्च ऐसे ही शॉर्ट सेलिंग करके पैसे कमाते हैं। हिडनबर्ग को जिस भी कंपनी पर शक होता है, ये उसकी डीप रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर एक रिपोर्ट बनाकर अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया और बहुत सारे न्यूज वेबसाइट्स पर डाल देते हैं, जिसके बाद से मार्केट में खबर फैल जाती है और उस पर्टिकुलर कंपनी के जो शेयर है वो एकदम से गिर जाते हैं और एक शॉर्ट सेलिंग करते हैं और अपना करोड़ों रुपए का प्रॉफिट कमाकर निकल जाते हैं। सिर्फ अडानी ग्रुप ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में अब तक पिछले 5 सालों में इन्होंने 45 कंपनी को इन्वेस्टिगेट किया है, जिसमें से 75% तक इनकी बातें सच निकली। दोस्तों, हिडनबर्ग की रिपोर्ट इतनी पावरफुल होती है कि इन 45 केसेस में से 29 केसेस में जो कंपनीज थी उनके जो शेयर वैल्यू थी वो 50% तक गिर गई थी। हिडनबर्ग ने जो अब तक की सबसे बड़ी जो रिसर्च की थी वो निकोला नाम की कंपनी पे गई थी, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती थी। इसकी जो नेटवर्थ थी वो 34 बिलियन डॉलर थी। लेकिन जैसे ही हिडनबर्ग की रिपोर्ट पब्लिश हुई, इसके बाद से इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो 90% तक गिर गया था और निकोला के जो टोटल नेटवर्थ थी वो 1.3 बिलियन डॉलर से भी कम आ गई थी। अगर आप बात करें अडानी ग्रुप के ऊपर हिडनबर्ग की रिपोर्ट की, तो दोस्तों 25 जनवरी 2023 को हिडनबर्ग अपनी वेबसाइट के ऊपर अडानी ग्रुप को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, जिसमें इन्होंने अडानी ग्रुप से 88 सवाल पूछे थे, यानी कि 88 एलिगेशंस इन्होंने अडानी ग्रुप के ऊपर लगाया गया था और इन्होंने इन सभी एलिगेशंस के प्रूफ को भी साथ में लिखा हुआ है। और इस रिपोर्ट का इन्होंने नाम रखा है कि दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी कैसे कॉर्पोरेट हिस्ट्री की सबसे बड़ी ठगी कर रहा है। इस रिपोर्ट के आने से पहले जहां अडानी दुनिया के सबसे अमीर आदमी में तीसरे नंबर पर थे, वहीं वो खिसक कर सीधे 15वें नंबर पर आ गए थे और लगभग
$65 बिलियन से ज्यादा का नुकसान अडानी ग्रुप को हुआ था। इन सभी एलिगेशन में जो मेजर और मेंस एलिगेशन है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो सबसे पहला है, जो मेजर एलिगेशन हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के ऊपर लगाया वो है स्टॉक मैनिपुलेशन का। तो दोस्तों मार्च 2020 में अडानी ग्रुप के जो एक शेयर के प्राइस था वो 130 रुपए था और नवंबर 2022 आते आते ये शेयर प्राइस 4000 से ज्यादा का हो गया था, जो कि नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं दिखता। ऐसा अडानी ग्रुप ने आखिर क्या कर दिया था कि इनके जो शेयर प्राइस था वो इतना ज्यादा बढ़ गया था। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, हो सकता है सप्लाई कम रही हो और डिमांड बढ़ गई हो, इस कारण शेयर का प्राइस बढ़ गया हो, या फिर अडानी ग्रुप का जो प्रॉफिट था वो इतना ज्यादा दिख गया था कि लोग मजबूर हो गए थे इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ कहा है कि अडानी ग्रुप ने आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करी है, जिसके बाद से उनके जो शेयर है उनके प्राइस बढ़ गए हैं। आखिर ये आर्टिफिशियल डिमांड कैसे क्रिएट की जाती है? तो दोस्तों अगर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कोई भी कंपनी अगर अपने स्टॉक्स पे पूरा कंट्रोल कर ले तो उसके जो डिमांड है और सप्लाई है उसको कंट्रोल करना भी इजी हो जाएगा और इसी कारण उसका जो प्राइस है, जो शेयर का जो प्राइस है वो भी अपने हिसाब से सेट किए जा सकते हैं। और इसीलिए सेबी ने स्टॉक मार्केट का संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ रूल्स बनाए हैं और रूल्स में रूल्स यह है कि कोई भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी अपने पास 75% से ज्यादा शेयर्स नहीं रख सकती। 25% जो शेयर्स होते हैं उनमें रिटेल जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अडानी ग्रुप के जो शेयर्स है उनमें जो 25% की जो इन्वेस्टमेंट आई है वो भी उनके खुद के ग्रुप से ही आई है, जो कि यूएई, मॉरिशस और सिंगापुर में उनके जो अडानी ग्रुप के द्वारा जो बनाई गई शेल कंपनीज है उनके थ्रू ही आई है। मतलब खुद की कंपनी में खुद ही इन्वेस्टमेंट करके शेयर की जो डिमांड है वो क्रिएट की गई है और शेयर के जो प्राइस है वो बढ़ाए गए हैं, ऐसा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है। और इस रिपोर्ट में साफ साफ ये भी कहा गया कि जो शेल कंपनी से इनके जो ओनर है वो विनोद अडानी है, जो कि गौतम अडानी के ब्रदर हैं। सेकंड जो मेजर एलिगेशन हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के ऊपर लगाया है वो है हद से ज्यादा लोन लेने का। तो दोस्तों अगर किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ जाननी हो तो उसका करंट रेशियो जानना बहुत जरूरी होता है। और करंट रेशियो कैलकुलेट कैसे होता है कि करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अगर दोस्तों किसी भी कंपनी की जो करंट रेशियो है वो 1 से कम आ जाती है तो उसका मतलब ये है कि उस कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो बहुत बेकार है। उस कंपनी ने जितने भी लोन लिए हैं वो अपने एसेट से ज्यादा की वैल्यू के लिए हैं कि अगर आज के आज उनको अपने लोन चुकाने पड़ जाएं तो वो चुका नहीं सकते। उस कंपनी की हालत ऐसी नहीं है कि वो अपने लायबिलिटीज को पूरा कर सके। और यही हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अडानी ग्रुप ने जो शेयर्स हैं आर्टिफिशियल तरीके से शेयर्स की जो वैल्यू बढ़ाई गई है उन शेयर्स को गिरवी रखकर इतना लोन लिया है कि आज की डेट में अगर अडानी ग्रुप का अपना जो लोन है वो उसका रीपेमेंट करना हो तो उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने लोन का रीपेमेंट कर सके। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अडानी ग्रुप की जितनी भी कंपनीज है वो एक दूसरे से लिंक है। अगर एक कंपनी का जो लायबिलिटी है वो बढ़ जाती है तो दूसरी कंपनी का प्रॉफिट इतना नहीं हो सकता कि वो उसको पूरा कर सके। मतलब अगर डूबेगा तो पूरा का पूरा ग्रुप ही डूब जाएगा। दोस्तों हिंडनबर्ग की अगर इस रिपोर्ट को आप पढ़ना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां जाकर आप इस रिपोर्ट को पूरा का पूरा पढ़ सकते हो। सभी एलिगेशन के जवाब में अडानी ग्रुप ने एक 413 पेज का एक रिपोर्ट सबमिट की है, जिसमें सभी एलिगेशंस के खिलाफ अडानी ग्रुप की तरफ से जवाब दिया गया है, जिसमें ये कहा गया कि 65 सवालों के जवाब तो उन्होंने पब्लिकली दे दिए हैं। और बाहर से इन्वेस्टमेंट आने वाले पॉइंट्स पर अडानी ग्रुप ने ये बोला है कि हमें ये नहीं पता होता कि कौन बाहर से इन्वेस्ट कर रहा है। कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स अडानी ग्रुप में या फिर किसी भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकता है और ये जेन्युइन भी है। किसी भी कंपनी को ये पता नहीं होता कि उसके शेयर्स कौन परचेज कर रहा है, कौन सेल कर रहा है। और लोन वाले मुद्दे पर अडानी ग्रुप ने ये कहा है कि स्टॉक के अगेंस्ट लोन लेना ये बहुत ही नॉर्मल प्रैक्टिस है। बहुत सारी कंपनीज है जो स्टॉक के अगेंस्ट लोन लेती है और अपना काम करती है। हो सकता है हिंडनबर्ग को जो इंडिया की जो पॉलिसीज है उसके बारे में ना पता हो और उन्हें गलती से ये रिपोर्ट्स बनाई हुई है। दोस्तों जब अडानी भारत का 20,000 करोड़ का एफपीओ लॉन्च करने वाला था उससे 48 घंटे पहले ही ये रिपोर्ट लाई गई है। तो इस रिपोर्ट का जो कहीं ना कहीं टारगेट है वो भारत की इकोनॉमी को भी हिट करने का था। किसी भी देश पे जब कोई बड़ा इवेंट होता है तो उसको किसी अलग अलग तरह से टारगेट किया जाता है और ये इसी टारगेट का हिस्सा अब भारत को बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो कि जब फीफा वर्ल्ड कप कतर में चल रहा था तो कतर को भी अलग अलग तरीके से टारगेट किया गया था और कतर की सारी बुराइयां निकलकर बाहर आ गई थी। और इसी तरह से भारत को भी अभी अलग अलग तरह से टारगेट किया जा रहा है क्योंकि भारत में सितंबर में G20 समिट होना है और भारत की इकोनॉमी को भी हिट किया जा रहा है। तो दोस्तों आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है ये कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।